Hello everyone, welcome again to daily news analysis session of Manolo classes. I am Dinesh Kumar and I will take today's daily news analysis session. Today is 21st May 2024. So I will discuss the important news and the first news is helicopter crash kills Iran president and foreign minister. तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। इसमें रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट मिस्टर इब्राहिम रैजी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला जो है उनकी डेथ हो गई है, जिसमें कि उनकी डेथ को कंफर्म कर दिया गया है और ये हुआ डेथ उनकी हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से। अब उनके जो काम है यानी कि जो प्रेसिडेंट का काम है उनकी जगह अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मोकबर। 68 ईयर की एज है उनकी and he has been given the duties of the president. Means अब उनकी जो ड्यूटीज थी प्रेसिडेंट की, जिनकी डेथ हो गई है, उनको उनके वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली ऐसा किसी भी जनरली सभी कंट्रीज में ऐसा होता है, तो जब किसी देश के प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है या वो ही इज नॉट कैपेबल टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल फंक्शंस, तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट को ही काम दिया जाता है। अब वहां पर जो इलेक्शन है, इलेक्शन शेड्यूल कर दिए गए हैं 28 जून को। ठीक है, नाउ मिस्टर रईसी जो डेथ हुई है इनको काफी लोगों ने इनको कंडोलेंस दी है, जिसमें कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास है और लेबनान का टेररिस्ट ग्रुप है हिजबुल्ला और सीरिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। यूके कोर्ट अलाउज विकीलीक्स फाउंडर असेंज टू अपील एक्स्ट्राडिक्शन टू यूएस। अब देखिए यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। ये जो मिस्टर असांज है, इनका पूरा नाम है जूलियन असांज, ठीक है, एंड ही इज द सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है, ठीक है। अब इन्होंने एक कंपनी फाउंड की, इसका नाम था विकीलीक। ये कंट्रोवर्सी में कब आए? जब इन्होंने 2010 में यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ न्यूज पब्लिश की, जिसका कि अब फिर इन्होंने अजाइलम लिया। ये मेनली सिटीजन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने अजाइलम लिया यूके में, इक्वाडोर की एम्बेसी में। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है आपको, कि अगर आप ये पॉइंट नहीं समझोगे तो ये न्यूज आपको समझ में नहीं आएगी। इक्वाडोर की एम्बेसी में। अब कैसे? देखिए, जो जनरली एम्बेसीज होती हैं वो हर देश की हर दूसरे कंट्री में एम्बेसी होती है। जैसे इंडिया है तो इंडिया की एम्बेसी कहाँ है? इंडिया की एम्बेसी यूएसए में भी है, यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। मीन्स ऑलमोस्ट जिन जिन कंट्रियों के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उन सभी कंट्रीज के साथ हमारी ये एजेंसीज भी, एम्बेसीज भी होती हैं। और एम्बेसी के बारे में एक पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि वो जो एम्बेसी है, सपोज ये यूके की टेरिटरी है और यूके में यहाँ पर इंडियन एम्बेसी है, तो ये इंडियन एम्बेसी में इंडिया के ही कानून चलेंगे और दिस टेरिटरी मीन्स द पोर्शन ऑफ द एम्बेसी इज कंसिडर्ड एज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर यूके गवर्नमेंट के कोई कानून नहीं चलेंगे। तो जब इन्होंने यूएसए के खिलाफ कुछ न्यूज पब्लिश की तो फिर इन्होंने यहाँ पर इक्वाडोर की एम्बेसी जो कि यूके में थी वहां पर अजाइलम लिया। अब अजाइलम क्या है हम ये समझ लेते हैं। देखिए, अजाइलम क्या होता है? अजाइलम मतलब होता है राइट टू सीक शेल्टर। तो अब अगर किसी एक पर्सन को किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम है या उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ पॉलिटिकल मोटिव से गलत हो जाएगा, तो वो ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर अजाइलम सीक कर लेता है। और अजाइलम सीक करना ये एक काइंड ऑफ ह्यूमन राइट भी है, ठीक है। अब बाद में फिर इक्वाडोर की एम्बेसी ने इनको अजाइलम कुछ समय के लिए दिया, बाद में नहीं दिया, और फिर अब इनके खिलाफ यूएस में यूके में केस चला। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं कि द यूके हाई कोर्ट ग्रांटेड
तो इस प्रकार से, क्योंकि ये सिटीजन ऑस्ट्रेलिया के हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब ये सिटीजन ऑस्ट्रेलिया के हैं तो ये यूके हाई कोर्ट में क्या कर रहे हैं, यूके हाई कोर्ट में इनका मैटर क्यों चल रहा है? तो दिस इज बिकॉज he got the asylum in UK in the embassy of Ecuador. This is the reason. ठीक है, अब क्या हुआ कि जो यूएसए सरकार है वो इनको एक्स्ट्राडाइट करना चाहती है। एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन ने, एक्स्ट्राडिक्शन एक ट्रीटी होती है और एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी ये कहती है कि अगर किसी देश के खिलाफ या किसी पर्सन ने किसी देश में कोई ऑफेंस किया है और वो व्यक्ति अगर ऑफेंस करने के बाद किसी दूसरे देश में चला जाता है, तो यहाँ पर उस सरकार की, जिस देश में वो जाता है, उस सरकार की ये ड्यूटी होती है, अगर उन दोनों के देशों के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, कि वो उसको उस देश को हैंडओवर करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जूलियन असेंज ने यूएसए के खिलाफ ऑफेंस किया और अभी वो एट प्रेजेंट कहाँ पर है, वो यूके में है, और अगर यूएसए और यूके के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो यूके उसको कहाँ दे सकता है, और उसको अमेरिका को दे सकता है, और फिर अमेरिका जो है यूएसए उनको अकॉर्डिंग टू द लॉ पनिशमेंट देगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि यूके कोर्ट ने उनको कहा है कि आप एक्स्ट्राडिशन वहां करा सकते हैं, मतलब आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन पहले लगाई गई थी रिगार्डिंग द, ही डिमांडेड टू कंडीशंस रिगार्डिंग द एक्स्ट्राडिशन। पहला क्या था कि फर्स्ट ही कुड रिलाई अपॉन द फर्स्ट अमेंडमेंट। तो जो यूएसए का फर्स्ट अमेंडमेंट है, दिस इज रिलेटेड टू द फ्री स्पीच और राइट टू फ्री स्पीच। सिमिलर प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में भी दिए गए हैं। तो ये यूएसए का फर्स्ट अमेंडमेंट कहता है कि कोई भी पर्सन के पास ये राइट होगा कि वो राइट टू फ्री स्पीच वो अपने दे सकते हैं, यानी कि अपने विचारों को वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है बाय प्रोफेशन, तो उन्होंने जो ये न्यूज पब्लिश करी अगेंस्ट द यूके गवर्नमेंट, अगेंस्ट द यूएसए गवर्नमेंट, तो यूएसए गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि ही हैज वायलेटिंग द यूएस एस्पेनेज एक्ट, तो इसलिए उसने क्राइम किया है। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि वो अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्री स्पीच राइट को क्लेम कर सकता है। तो अब अगर उसके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है या राइट टू फ्री स्पीच है, तो ये ऐसा माना जाएगा कि ही डिड नॉट वायलेट एनी लॉ ऑफ यूएसए। सेकंड पॉइंट है, टू जजेस रूल दैट द यूएसए गवर्नमेंट हैड नॉट मीट दीज गाइडलाइंस। तो मतलब यूएसए गवर्नमेंट ने इसको, इन गाइडलाइन को नहीं माना। दूसरी बात ये देखिएगा, जब कोई कंट्री किसी एक्यूज पर्सन को दूसरे देश के लिए एक्स्ट्राडाइट करता है तो वो वहां पर कुछ कंडीशन लगा सकता है। अब कंडीशन मानना या ना मानना उस पर्टिकुलर कंट्री पर डिपेंड करेगा जो कि जिस देश में उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है। अगर हम इसको इस पॉइंट में समझे या इसी रेफरेंस में समझे, जैसे कि यूके अगर मिस्टर जूलियन असांज को एक्स्ट्राडाइट करते हैं यूएसए के लिए, तो यूएसए कुछ यूके कुछ कंडीशन लगा सकता है, लेकिन वो यूएसए पे डिपेंड करेगा कि यूएसए उन कंडीशन को मानता है या नहीं मानता। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। ईडी अप्लाइज फॉर 14 days जुडिशियल कस्टडी ऑफ सीएम आफ्टर June 2। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो इंटरिम बेल पर हैं और वो इंटरिम बेल पर रहेंगे 1 जून तक। ब्रीफ में हम समझते हैं इंटरिम बेल क्या होती है। देखिए, इंटरिम बेल का मतलब ये है कि ये रेगुलर बेल नहीं होती, और इंटरिम का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को किसी अर्जेंट काम से कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर जाना है तो ऑनरेबल कोर्ट ऐसे पर्सन को इंटरिम बेल दे सकते हैं। तो इंटरिम बेल इज काइंड ऑफ टेम्पररी बेल एंड नॉट रेगुलर बेल। इट इज नॉट रेगुलर बेल। अगर हम देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बेल और रेगुलर बेल, तो रेगुलर बेल में क्या होता है कि जब बेल एक बार आपको मिल जाती है आफ्टर अरेस्ट, ठीक है, तो जनरली उस पर्सन को टिल द फाइनल ऑफ द डिसीजन और फाइनल ऑफ द पर्टिकुलर केस दोबारा से अरेस्ट नहीं किया जाता। अब जब ट्रायल कंप्लीट होगा तो या तो वो पर्सन एक्विट होगा, तो अगर वो पर्सन एक्विट होता है तो फिर वो दोबारा से जेल नहीं जाएगा,
और लेकिन अगर वो पर्सन कन्विक्ट होता है तो फिर से उसको जेल जाना पड़ेगा, और जितने दिन वो पहले से जेल में रहा है उतने दिन की टर्म उसकी उस जो टोटल पीरियड ऑफ जेल होगा उसमें से माइनस हो जाती है। ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 428 ऑफ द सीआरपीसी। अब ईडी डिमांड करती है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए मिस्टर अरविंद केजरीवाल को। अब देखिए यहाँ पर दो तरह की कस्टडी होती है, एक होती है जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी का मतलब जेल में जाना, और एक होती है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मतलब एक्यूज्ड पर्सन पुलिस के पास रहेगा। तो ये जो इसका मेन पर्पज होता है, इसका मेन पर्पज होता है इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस के पास ये राइट है कि वो किसी भी अपराध में इन्वेस्टिगेशन करेगी जो कि कॉग्निजेबल नेचर का है। कॉग्निजेबल मतलब थोड़ा सीरियस नेचर का ऑफेंसेस है, और ऐसे केसेस में पुलिस किसी पर्सन को बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकती है, और पुलिस को ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या किसी कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता भी नहीं होती। सेकंड पॉइंट ये है, द एजेंसी सबमिटेड दिस इन सपोर्ट ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट। देखिए चार्जशीट क्या होती है, जब किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर होती है तो एफआईआर होने के बाद पुलिस के पास राइट हो जाता है कि उस पर्सन को अरेस्ट कर पाए, और जैसे ही पुलिस पर्सन को अरेस्ट करती है तो एफआईआर के बाद एक आईओ अपॉइंट किया जाता है। आईओ होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कौन होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करता है और वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। दिस इज कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट। ये पुलिस रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है इट बिकम्स चार्जशीट। क्या बन जाती है? ये चार्जशीट बन जाती है। ठीक है, अब जनरल रूल ये होता है कि किसी केस में आपको पुलिस को इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में कंप्लीट करनी होती है, और कुछ केसेस में पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन है या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जो इन्वेस्टिगेशन है वो 90 डेज में कंप्लीट होती है। अगर पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऐसा नहीं करती तो एक्यूज के पास राइट टू डिफॉल्ट बेल हो जाता है। मतलब अगर पुलिस ने 60 डेज या 90 डेज में किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं किया और चार्जशीट नहीं सबमिट करी तो एक्यूज के पास राइट आ जाता है, राइट टू डिफॉल्ट बेल। अब ऐसी सिचुएशन में वो बेल लेने का अधिकार आ जाता है एक्यूज के पास। तो ऐसा जनरली पुलिस नहीं चाहती और या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं चाहती। तो इसलिए वो क्या करती हैं कि अगर इनकम्प्लीट चार्जशीट है तो उसको सबमिट कर देती हैं, जिससे कि एक्यूज पर्सन के पास कोई राइट नहीं आता, और उसके बाद में वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देती हैं। तो सप्लीमेंट्री मतलब अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है और उसके खिलाफ पुलिस ने 60 डेज में या 90 डेज में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई इतनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली और अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, तो वो इसी स्टेज पर चार्जशीट को सबमिट कर देगी और बाद में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसको वो इंक्लूड करेगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। तो यहाँ पर ईडी ने डिमांड किया है कि उनको 2 जून के बाद 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जेल। Now we come to next news. The Kerala High Court upheld the death sentence awarded to Amirul Islam. तो यहाँ पर जो accused person है उनका नाम है अमीरुल इस्लाम and he is accused of committing the rape and murder of a female. ठीक है, उसने जो है एक फीमेल का मर्डर किया था 2016 में और उसके साथ उसका रेप भी किया था। तो अब इसमें हम समझते हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड क्यों किया। तो जब उसने रेप और मर्डर का ऑफेंस किया तो जैसा कि आप जानते हैं कि मर्डर का पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 302 आईपीसी में, और मर्डर का जो मिनिमम पनिशमेंट होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम पनिशमेंट होता है कैपिटल पनिशमेंट। तो यानी कि अगर किसी पर्सन ने मर्डर का ऑफेंस किया है तो उसको मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगा और मिनिमम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, क्योंकि ये 2 ही सजा है मर्डर की और कोई तीसरी सजा नहीं है। अब तो इस केस में जो मर्डर का ट्रायल करते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन करते हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन ने उनको सजा दी कैपिटल पनिशमेंट। तो जनरली जो कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सजा है
वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में मिलती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस का मतलब ये है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसने बहुत ही ब्रूटल तरीके से विक्टिम का मर्डर किया, जैसा कि इस केस में मिस्टर आमिरुल इस्लाम ने किया। ठीक है, तो शी कमिटेड द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ दैट गर्ल। नाउ अब लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर तो होती है कि वो ये दे देगी, डेथ सेंटेंस किसी को दे सकते हैं, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन, यानी कि जो डेथ पेनल्टी कोर्ट ऑफ सेशन अवार्ड करते हैं वो कंफर्म होनी चाहिए हाई कोर्ट से। अगर वो हाई कोर्ट से कंफर्म नहीं होती तो कोई भी इस तरह की पेनल्टी नहीं दी जा सकती, और ये कंफर्म होनी चाहिए सेक्शन 366 सीआरपीसी के द्वारा। ठीक है, तो अब क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको कंफर्म कर दिया है तो इनको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। अभी भी इसके पास एक राइट होगा कि ही कैन गो इन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर ये इसके पास ये भी राइट होगा कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नाउ क्रिटिकल टाइम्स फॉर कॉल फॉर स्ट्रॉन्ग जुडिशियल एडजुडिकेशन। ये एडिटोरियल न्यूज से संबंधित है न्यूज हमारी, और इसमें जो मेन पॉइंट रेज किया है ऑथर ने, इज द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये व्यूज रेज किया है कि देखिए हमारे देश में एक प्रिजम्पशन है। क्या प्रिजम्पशन है? कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे वो लोगों के वेलफेयर के लिए होंगे। दिस विल बी फॉर द पीपल्स वेलफेयर। ठीक है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए होंगे और उसमें कुछ भी बैड इंटेंशन नहीं होगी। लेकिन ऑथर का यहाँ पर कंसर्न ये है कि बहुत सारे जो कानून हमारे देश में बनते हैं वो टारगेटेड अप्रोच से बनते हैं, और अगर उन कानूनों का ऑनरेबल कोर्ट जल्दी जुडिशियल रिव्यू नहीं लेते, ठीक है, तो जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो जैसा आप जानते हैं कि जो इंडिया है वो एक सोशलिस्ट कंट्री है। उसका मतलब क्या है कि इंडिया की सारी पॉलिसी, सारी कानून जो हैं वो किसके फेवर में होंगे? लोगों के लिए होंगे, लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए होंगे। लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है ये हमेशा सही नहीं होती, ऐसा ऑथर का मानना है। ठीक है, तो ऑथर कहते हैं कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून को तुरंत ऑनरेबल कोर्ट को चेक करना चाहिए कि वेदर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। अब जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, तो उनका कंसर्न ये है कि यहाँ पर जिन लोगों ने सिटीजनशिप को अप्लाई कर रखा है भारत में, अगर उनको रिजेक्ट कर दिया गया तो उनके साथ प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे कंट्री का है और वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भी लेना चाहता है तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे देश में अभी केवल सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउड है और डबल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। फिर उन्होंने कुछ केसेस का रेफरेंस दिया है, जिसमें दिया है मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, गुरुदेव दत्त, विकास मर्यादित and or others versus state of Maharashtra, emphasize that the legislative malice is beyond judicial jurisdiction। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर लेजिस्लेचर ने किसी बुरी इंटेंशन से भी किसी कानून को पास किया है तो भी कोर्ट उसमें क्या नहीं ले सकते? उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते। ऐसा जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में प्रिजम्पशन होती है कि जो लेजिस्लेचर है, हमारी पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ, यानी कि नोटबंदी हुई, तो इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हुए। तो अगर कोर्ट, ये हुआ था 2016 में, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 2016 में हुआ था, और इस पे डिसीजन आया 2023 में, यानी कि 7 साल जो है इस पे डिसीजन आने में लगे। ठीक है, सिमिलरली वो कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 रिवोक किया गया है
उसके बारे में भी यहाँ पर डिलेड लिटिगेशन मेड चेंजेस ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, यानी कि जब जस्टिस वो टाइम पे नहीं मिल रहा या कोई कानून पार्लियामेंट ने किसी टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया और उसका जल्दी जुडिशियल रिव्यू नहीं हुआ तो वो लोगों को प्रॉब्लम करता है। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट एक्ट, इसको चैलेंज किया गया जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में। तो इसमें भी क्या है कि जैसे अभी देखते हैं कि जो पहले इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता था तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, लेकिन रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहां से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट है, ऐसा इनका व्यू है। नाउ अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज प्रीवियसली इंटरडिक्टेड पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन का केस है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन की बात कही थी ओबीसी को। सेकंड केस है हमारा राकेश वैष्णव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो 3 कानून थे जिन पर हमारे देश के किसान एजिटेशन कर रहे थे, उनको क्या किया गया था, उनको विड्रॉन कर दिया गया था। तो यहां पर ये कहता है कि अगर कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसका ऑनरेबल कोर्ट को टाइमली जुडिशियल रिव्यू लेना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली विल गेट फुल स्टेटहुड आफ्टर 4 जून, सीएम केजरीवाल अश्योर पीपल एट रोड शो। तो अभी जैसे आप जानते हैं कि देश में इलेक्शन चल रहे हैं पार्लियामेंट के, और 18th पार्लियामेंट के लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल है उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार जीती तो दिल्ली को क्या मिलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। अब हम इसका एक लीगल प्रोसीजर समझते हैं। तो देखिए क्या ये अलाउड है या किस तरह से इसके लिए ये अलाउड है। ठीक है, अभी दिल्ली आप समझते हैं कि यूनियन टेरिटरी है, और जो यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी किसके अंडर आती है, यूनियन टेरिटरी कंट्रोल आती है डायरेक्टली प्रेसिडेंट के। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट सभी यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन या तो खुद कर सकता है या कर सकता है ये थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो या तो ये डायरेक्टली इसको एडजुडिकेट करें या एडमिनिस्टर करें या इसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो एलजी है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट, और इसलिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं या कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अब देखिए पॉइंट क्या है, ऐसा आर्टिकल 3 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है, एक स्टेट को 2 भागों में डिवाइड कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है। तो अब अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 3 के द्वारा क्या कर सकती है, दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है या जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसको स्टेटहुड का स्टेटस दे सकती है। एट प्रेजेंट जो 3 मैटर्स हैं कौन कौन से, एक तो लैंड, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर और तीसरा है पुलिस। ये तीनों दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आते, ठीक है, बिकॉज इट इज द यूनियन टेरिटरी। तो ये आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। मिस्टर केजरीवाल कहते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार जीती और उसकी सरकार बनी देश में तो फिर इसको दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा और वहां पर कुछ उनके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स बेहतर हो जाएगी। नाउ चार्जेस अगेंस्ट हमास लीडर, ICC prosecutors applied for arrest warrant against Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu or Hamas leaders for war crime and crime against humanity। तो देखिए ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इसका एक प्रोसिक्यूटर होता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो किसी भी पर्सन के खिलाफ ICC में केस लाती है। ठीक है, तो इसने अप्लाई किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और हमास के जो टॉप लीडर हैं उनके खिलाफ वार क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस चलाए जाएं। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया है,
देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया था इस पर, इजराइल पर, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में इजराइल की वजह से भी अटैक हुआ और दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए, जिसमें बहुत सारे लोग यानी कि हजारों लोग जो हैं पैलेस्टीनियन मारे गए या इनोसेंट मारे गए। तो उसी रेफरेंस में ये क्या करता है, ये इसने जो है आईसीसी के प्रोसिक्यूटर ने एक एप्लीकेशन फाइल की है आईसीसी में, ताकि इन लोगों पर केस चलाया जाए। अब हम देखते हैं कि आईसीसी में टोटल 124 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम समझ लेते हैं आईसीसी के। पहली बात यह है कि कोर्ट के पास अपना कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। ये कोई भी डिसीजन देता है तो उसको जो मेंबर हैं इसके 124 वो ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर मेंबर एग्जीक्यूट नहीं करते उस डिसीजन को तो कोर्ट के पास कोई रेमेडी नहीं है, तो कोर्ट पावरलेस हो जाएगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। आईसीसी में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 6 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश। और इसकी जो 2 लैंग्वेजेस हैं वो है वर्किंग लैंग्वेजेस, इंग्लिश और फ्रेंच इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस है। हेडक्वार्टर है इसका हेग, नीदरलैंड में, और ये लागू आया यानी कि ये केम इनटू फोर्स हुआ 1 जुलाई 2002 को, और ये बना रोम स्टैट्यूट, यानी कि रोम स्टैट्यूट एक कानून है जो इसको गवर्न करता है, ठीक है। और 4 तरह के केसेस में इसका ज्यूरिसडिक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ से बहुत केसेस आते हैं आपके। आईसीसी से जो क्वेश्चन आता है वो 90% ये क्वेश्चन आता है कि आईसीसी का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किस तरह के क्राइम में है। तो ये 4 तरह की क्राइम में इसका ज्यूरिसडिक्शन है। पहला है जीनोसाइड, सेकंड है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, थर्ड है क्राइम ऑफ एग्रेशन एंड फोर्थ है वार क्राइम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर कहीं वार होती है और वार के दौरान जो इनोसेंट लोग हैं उनके खिलाफ क्राइम होते हैं, दिस इज नोन एज वार क्राइम। इसमें 137 जो है वो सिग्नेटरी मेंबर हैं ट्रीटी के, यानी कि रोम स्टैट्यूट्स के, और 123 जो है इसके पार्टीज मेंबर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट इसका सिग्नेटरी मेंबर है बट इज नॉट ए एक्चुअल मेंबर और नॉट ए पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट। इसमें 18 जजेस होते हैं और 9 साल उनका टर्म होता है। So dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. That's all for today. I will come again with more such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.